नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 का जो सार संग्रह है उसको लेकर के हम आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 30 से 35-40% क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं साल डेढ़ साल का सार संग्रह से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की जो दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को वैदिक साहित्य में प्रजापति की दो पुत्री बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो श्रमण थे। जो उत्तर वैदिक काल के अध्यापक थे, उन्होंने वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी कहे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु है। चौथा क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो है कठोप उपनिषद से प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, अधर्व्यू का अर्थ क्या होता है? तो अधर्व्यू का जो अर्थ है वह यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको माना जाता है। छठवां प्रश्न है, माध्यमिका और योगाचार का संबंध किससे है? माध्यमिका और योगाचार का संबंध महायान बौद्ध मत की दार्शनिक शाखा महायान बौद्ध मत से है। इसको याद रखेंगे। आते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। आठवां प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। यह जो है वह किस काल से संबंधित है? तो वह गुप्त काल से संबंधित है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था वह कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्वेश्चन था कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, यह किसने बनाया था? तो यह बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 10वां प्रश्न है, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब आते हैं पॉलिटी की तरफ, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11वां प्रश्न है कि वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार। यह वक्तव्य कांग्रेस की किस विचारधारा संबंधित है? यह उदारवादी है। ठीक है। आते हैं 12वां प्रश्न की ओर। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का जो उद्घोष हुआ था वह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो ये अरविंद घोष ने कहे थे। आते हैं 14वां प्रश्न की ओर। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने समाचार पत्र कौन से थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए जो एनी बेसेंट ने समाचार पत्र निकाली थी वो था न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। न्यू इंडिया और कॉमन व्हील जो है वो एनी बेसेंट निकाली थी होम रूल के लिए। 15वां प्रश्न है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। 16वां प्रश्न है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीतिक एक मृत्युजाल के समान है। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीतिक एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देता है। यह कथन महात्मा गांधी का है। 17वां प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस, यह किसने लिखा था? क्वेश्चन समझिए, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखा था? तो यह लिखा था कृष्ण मेनन ने। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया था? तो वह सन्यासी विद्रोह था। ठीक है। आते हैं 19वां प्रश्न। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग था। इसको याद रखेंगे। 20वां प्रश्न है, किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी?
किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार या जनसंहार की घटना घटी, द रॉलेट एक्ट के कारण। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो प्रश्न है वो देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो वह एकल। ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। 22वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 23वां प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या अर्थ होता है, ये जान लीजिए। सभी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। इसका क्या मतलब है, दोनों का मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मतदान। तो देखिए सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का मतलब हो गया कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। आते हैं 24वां प्रश्न, भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। ठीक है, जो कि नेहरू जी की सरकार के खिलाफ लाया गया था। अब आते हैं 25वां प्रश्न की ओर कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, तो यह करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। 26वां प्रश्न है राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। 27वां है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। 28वां प्रश्न भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, तो वह है कनाडा, वह कनाडा है। ठीक है, प्रश्न था कि भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, तो वो कनाडा पर आधारित है। 29वां प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, वह है अनुच्छेद 263। 30वां क्वेश्चन है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इनमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो सरकारी जो उपक्रम समिति है जिसको वित्तीय समिति कहा जाता है उसमें 22 सदस्य तो होता है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न जो कि भूगोल का है, उस पर चर्चा करते हैं। 31वां प्रश्न है कि दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है, तो दूर संचार जो होता है उसके लिए हम आयन मंडल का प्रयोग करते हैं। 32वां प्रश्न है हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, यह जो है क्षोभ मंडल सबसे निचली है, समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो समुद्र से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में प्रवेश करता है इंसान। आते हैं अगला क्वेश्चन 33वां प्रश्न है हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो सबसे ऊपरी है वह बहिर्मंडल है या थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। तो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अच्छा, मतलब बहिर्मंडल जो है, जो हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है उसको तो बहिर्मंडल कहेंगे। यह थर्मोस्फीयर के ऊपर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 34वां प्रश्न है किस देश में पंपास घास के मैदान है, अर्जेंटीना में। किस देश में पंपास घास के मैदान है, तो वह अर्जेंटीना में है।
मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच है? फ्रांस और जर्मनी। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 36 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार दोनों अलग होता है 10 डिग्री चैनल से, इसको याद रखेंगे। और ये जो चैनल है इसका जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर है। ठीक है, आते हैं 37वां प्रश्न की ओर। कहता है कि चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? चुटक जल विद्युत परियोजना लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के कारगिल जिले में है। तो चुटक जो जल विद्युत परियोजना है वह लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख के कारगिल जो जिला है वहीं पे है। 38वां प्रश्न है, ग्रैंड कैरियन जो एक घाटी का उदाहरण है एवं एक अपर्दन जन्य भूभाग है, वह स्थित है कहाँ पर? तो अमेरिका में। ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, इसको याद रखेंगे। एक घाटी भी है और एक अपर्दनजन्य भूभाग भी है। 39वां प्रश्न है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में आती है। 40वां प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले जो जारी किया था वो 1952 में किया था। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी किया था 1952 में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 नंबर क्वेश्चन है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, जिसे IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है, यह क्या है? क्वेश्चन है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, जिसे IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो यह पौधों, जानवरों की स्थिति और अन्य जीवों के विलुप्त होने के खतरा है। इसको यह वर्गीकृत करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मूल्यांकन प्रणाली है। मतलब जो पौधा और जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर है उसके बारे में यह जो है IUCN रेड लिस्ट, यह उसमें यह लिस्ट जारी करता है और उसका मूल्यांकन करता है। 42वां प्रश्न है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो एजेंडा 21 पर। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? एजेंडा 21। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना आरंभ हुआ था। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब आरंभ हुआ था? 2009 में। भारत में हाथी परियोजना आरंभ हुआ था 1992 में। डॉल्फिन परियोजना आरंभ हुआ था 1997 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित हुआ था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की ग्लैंड में है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण व पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना। पर्यावरण पर जो मानव प्रभाव है उसको संरक्षित और कम करना। 48 नंबर प्रश्न है कि लिविंग प्लानेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है क्या? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो है यह प्रकाशित कौन करता है? तो यह करता है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है कि एक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? एक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं निकेत। इंग्लिश भी याद रखेंगे। देखिए निकेत का इंग्लिश NICHE है, तो हो सकता है कि यही दे इंग्लिश, तो इसको भी याद रखेंगे। निकेत है, इंग्लिश में दिया रहेगा NICHE। 50 नंबर है कि परितंत्र के लिए निकेत शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था ग्रीनेल्स ने 1971 में। परितंत्र के लिए निकेत शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था ग्रीनेल्स ने 1971 में किए थे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्न पर। इकोनॉमिक्स के प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको। हाँ चलिए, 51 नंबर प्रश्न है कि भारत की सरकार की आशा योजना किस प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित है?
तो यह है आशा जो है वह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के से संबंधित है। ठीक है। 52 नंबर है आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भरता जो था वह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। कुटीर ज्योति जो योजना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। 55 नंबर क्वेश्चन है यदि रुपए की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। तो उसको मूल्यह्रास कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला प्रश्न है 57 नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। अप्रैल 2002 में। अगला प्रश्न है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाले किसी भी कमी को क्या कहा जाता है। तो ह्रासकारी प्रभाव कहा जाता है। कहता है कि सरकारी खर्च में जो वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को क्या कहते हैं। ह्रासकारी प्रभाव कहा जाता है। 59 नंबर है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। आय में असमानता। 60 नंबर प्रश्न है हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है मतलब। ठीक है। तो हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अब आते हैं समान विज्ञान की तरफ। क्वेश्चन है 61 नंबर कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र को से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। समझिएगा कि पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वह तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। इसका कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। आधारित है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि काहे लगा सकता है। तो यहाँ पर चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है इसी के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गति और स्थितिज ऊर्जा उसकी किसका ऊर्जा के घटक होता है। उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि डैश से यात्रा नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर होगा कि निर्वात, मतलब ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। निम्नतम जो तापमान है वह एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों रहता है। तो सदिश राशि में। किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है। तो वह है सदिश राशि। 69 नंबर क्वेश्चन है एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए तो कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा है ना उसको हम लोग क्या करते हैं थर्मल पावर में कोयला की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन कि किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावक बल। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसको कहा जाता है उत्प्लावक बल। शिक्षा एवं मनोविज्ञान नहीं पूछता है, इस टीचर वाले लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए खेल कूद से जानते हैं क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से। आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। तो 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, इसको ध्यान रखेंगे। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। 94 नंबर प्रश्न है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम
अधिकतम अनुमानित जो लंबाई है वो कितनी होती है? 38 इंच का होता है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत जो लंबाई होती है वो 38 इंच का होता है। क्रिकेट में भूमि के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच। क्रिकेट में भूमि के स्टंप की ऊंचाई 27 इंच होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? जो बॉल होता है क्रिकेट का, जो गेंद होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। ठीक है, तो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। बैडमिंटन में नेट के ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? अच्छा, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.59 मीटर होती है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है। बैडमिंटन कहता है कि लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है। आइए थोड़ा कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। 224 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 224 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। 112 नंबर प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है वो कहलाता है सेल। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? क्रोम को। 114 नंबर क्वेश्चन है, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीम प्रेमजी। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीम प्रेमजी। 115 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। 116 नंबर प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से। स्पैम्स कंप्यूटर से संबंधित है। 117 है, बाइडू पैकेट्स और कुकीज में कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बाइडू। 118 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वेबकैम। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। 120 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो मापन होता है वो बिट्स में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आते 121 नंबर प्रश्न है, दे घूमर, चकरी, गनगौर, चंग, कालबेलिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? राजस्थान के हैं। दे घुमरी, चकरी, गनगौर, चंग, कालबेलिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? राजस्थान के। अच्छा, बाखो बखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जाट जटिन, पनवारिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहार के है। अच्छा, आडा 123 नंबर क्वेश्चन है, आडा, खाडा नाच, सेला भदोनी, मानव, फूलपत्ती, ग्रीडा आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर की, बिहू, नागा नृत्य, खेल, गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होबनाई आदि किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? असम के हैं। 125 नंबर, विष्णु के 5वें अवतार को क्या कहा जाता है? वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। विष्णु का जो 5वां अवतार था वो वामन था। 126 नंबर क्वेश्चन है कि वारली चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? वारली चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? महाराष्ट्र। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की प्रचलित शैली है। पट्टचित्र कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? उड़ीसा। पट्टचित्र कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? उड़ीसा। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? राजस्थान। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? राजस्थान। किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्योहार मनाया जाता है? उड़ीसा। किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्योहार मनाया जाता है? उड़ीसा में। गड़िया पूजा, खारची उत्सव, नीरमहल उत्सव आदि किस प्रांत का त्योहार है? तो यह है त्रिपुरा का। धन्यवाद, जय हिंद।